अगर मैं आयुर्वेद से इलाज लेता हूँ तो क्या फायदे होंगे इसके। मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो किडनी इश्यूज हैं इस पर आयुर्वेद कितना कारगर है, इसके बारे में बात करते हैं। पेशेंट शुरू हुआ क्रेटनाइन 1-2 से लेके डायलिसिस पर आया, फिर ट्रांसप्लांट कराया और फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा डायलिसिस पर। नमस्कार, नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको एक सही राह दिखाना, यानी कि अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस करवाने के लिए जाने वाले हैं या अभी आपकी डायलिसिस रुकी हुई है और आप फोन या इंटरनेट के माध्यम से ली गई इंफॉर्मेशन के कारण लगातार गलत चीजों का और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहीं रुक जाइए। आज का ये खास प्रोग्राम आप सभी के लिए होने वाला है। एक इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि आयुर्वेद जो है वो आपको किस तरीके से, आपके किडनी इश्यूज को किस तरीके से ठीक करता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अभी हम कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद हैं और मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के संस्थापक मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। एंड हम लोग आयुर्वेद को लेकर जो है लगातार चर्चा करते रहते हैं और आप किडनी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। मरीज भी आपसे जो है किडनी का इशू ज़्यादातर चर्चा करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो किडनी इश्यूज हैं इस पर आयुर्वेद कितना कारगर है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किडनी की समस्या होती है तो सबसे पहले जो चॉइस होती है पेशेंट के पास वो होती है कि वो एलोपैथी में जाता है, ट्रीटमेंट कराता है और उसका क्रेटनाइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। ग्रेजुअली वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो देखता है कि क्रेटनाइन जो था वो 1-2 था। दवाइयाँ चली, थोड़े समय के बाद वो क्रेटनाइन बढ़ा, डायलिसिस की स्थिति उत्पन्न हुई और डायलिसिस स्टार्ट हुआ। अब वो इस इन बिटवीन दवाइयाँ ले रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि किडनी का ग्रेजुअली फंक्शन इंप्रूव होगा, डायलिसिस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन डायलिसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद वो सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराता है, 3 बार डायलिसिस कराता है और उसके बाद पता चलता है कि डायलिसिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कराया जा सकता। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीधा उसको बोला जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो जब ट्रांसप्लांट कराया जाता है तब उसे बोला जाता है कि ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ट्रांसप्लांट जो है वो एक उसकी एज बताई गई है, वो उस एज से ज़्यादा जो है वो बहुत सी बार नहीं चलता है। तो जब ट्रांसप्लांट फेल होता है फिर क्या कराया जाता है कि एवरेज एज ट्रांसप्लांट की 5 साल बताई गई है। कई बार वो ट्रांसप्लांट ओटी से बाहर भी नहीं आते तब भी वो फेल हो जाता है, उसे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है, ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता। वोकैबुलरी इस प्रकार की होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो ट्रांसप्लांट ही फेल हो जाता है तो दोबारा से डायलिसिस कहा जाता है, दोबारा डायलिसिस करा लीजिए। पेशेंट शुरू हुआ क्रेटनाइन 1-2 से लेके डायलिसिस पर आया, फिर ट्रांसप्लांट कराया और फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा डायलिसिस पर आ गए। झूला चिकित्सा हो गई। ये तो जहां से शुरू हुए वहीं पर आ गए और वहीं आके दोबारा खड़े हो गए। तो इसका क्या लाभ हुआ, अल्टीमेटली पेशेंट दोबारा से डायलिसिस पर आ गया। डायलिसिस से शुरू हुआ, तब इसमें ट्रांसप्लांट कराया, किडनी में वो था। तो अब जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट दवाइयाँ देते हैं वो क्या देते हैं, वो देते हैं बीपी की दवा, वो देते हैं उनको हीमोग्लोबिन के बढ़ाने की अगर इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो देते हैं, उसके लिए देते हैं। यूरिन को निकालने के लिए डायूरेटिक दी जाती है, डाइटोरियलिसिस दी जाती है। इसी प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी दवाई ऐसी नहीं दी जा सकती जो किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाए। तो ये मेन है, ये गंभीर है, ये देखने वाला विषय है कि किडनी की कार्य क्षमता को अगर बढ़ाया जा सके, GFR को बढ़ाया जा सके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सके, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। पेशेंट को डायलिसिस पर निर्भरता ना हो। डायलिसिस की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। डायलिसिस में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो वेस्ट के साथ साथ बाहर चला जाता है। ये डायलिसिस की मशीन जो होती है वो किडनी की तरह स्मार्ट नहीं होती। डायलिसिस जो है मशीन जो है वो एक इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई मशीन है, जो किडनी का रिप्लेसमेंट पार्शली है, कंप्लीटली नहीं हो सकता। पार्शली क्यों? क्योंकि ये वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन भी बाहर कर रहा है। अब प्रोटीन जब बाहर चला जाता है उस कारणवश शरीर में बहुत से प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती हैं। बहुत सी बार पेशेंट बताते हैं ना कि डायलिसिस करा रहे हैं, कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, 10 तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना है, डायलिसिस कराया मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। इस तरह की चीजें जब देखने को मिलती हैं तो वीकनेस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। और ये भी बहुत बार देखा गया है, साइंटिफिक जर्नल्स में रिसर्च भी आई है कि डायलिसिस कराने के बाद जो एज होती है, जो उनका बताया गया है कितनी एज तक पेशेंट जीवित रहता है, उसका एवरेज बताया गया, वो भी कम होता चला जाता है। तो जितना डायलिसिस पर निर्भरता ना रहे उतना अच्छा है। अगर हम आयुर्वेदिक माध्यम से
किडनी के फंक्शन को बढ़ा पाए, जीएफआर को बढ़ा पाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आज कुछ रिपोर्ट्स भी हमारे साथ हैं, वो रिपोर्ट्स में आपको जरूर दिखाऊंगा जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था और उन्होंने रिपोर्ट दोबारा कराई। और जितने पेशेंट आते हैं वो सभी अपने आसपास के लैब से रिपोर्ट कराते हैं, हमारे यहाँ से कोई भी जांच नहीं कराई जाती है। तो ये एक पेशेंट है बबली। अब ये इन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल से जांच कराई है, 26 वर्ष की आयु है और 1/4/2024 की ये रिपोर्ट है और डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है। अब 7.77 के आसपास इसके अंदर इनका क्रेटिनाइन था, 7.77। उसके बाद जो है ये एक इन्होंने दूसरी जांच कराई बबली ने, 12/5/2024 क्रेटिनाइन घट के हो गया इनका 5.27। एस्टिमेटेड जीएफआर ईजीएफआर बढ़ के हो गया 11। फिर इन्होंने तीसरी जांच कराई और ये कराई 6/7/2024, क्रेटिनाइन घट के हो गया 4.32, ईजीएफआर हो गया 14। बबली पेशेंट का नाम है, 6/7/2024 की रिपोर्ट है, डॉक्टर लाल पैथ लैब जो एक बहुत ही विश्वसनीय लैब है नॉर्थ इंडिया की, यहां से इन्होंने जांच कराई है। अब हम देख सकते हैं इनका मंथ ऑन मंथ क्रेटिनाइन जो वो रिड्यूस हुआ है एंड क्रेटिनाइन जो है वो 7 की रेंज से शुरू हुआ था, 7.77 जी, and it has came down to 4.32 and that too in a matter of around just 3 months. In 3 months creatinine came down from 7.7 to 4.32 and all these labs are testified by Dr. Lalpat. Okay. तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किडनी के मरीज जिसको डायलिसिस बोल दिया जाता है, 7 क्रेटिनाइन पार होने का मतलब है कि डायलिसिस एडवाइज्ड है, इनको एडवाइज कर दिया गया था। अब इन्होंने बगैर डायलिसिस के क्रेटिनाइन किस किस प्रकार से रिड्यूस हुआ, जीएफआर किस किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये सारा रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से इनको चेंजेस आए। और इस तरह के सैकड़ों हजारों मरीजों की रिपोर्ट वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अब एक प्रश्न सबसे बड़ा यह उठता है कि अगर एक मरीज को इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी सबको भी आ सकती है, अगर वो भी उसी प्रकार से फॉलो कर ले जैसे बबली ने करा यहाँ पर। तो बबली को अगर इंप्रूवमेंट आई है जिस प्रकार से इसने फॉलो करा, तो जो किडनी के अन्य मरीज हैं उनको भी इंप्रूवमेंट आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो जहां इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है वहां पर मरीजों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर मैं आयुर्वेद से इलाज लेता हूं तो क्या फायदे होंगे इसके, तो इनके फायदों के बारे में कुछ आप मुझे बता सकते हैं, एडवांटेज क्या है अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज लेते हैं? देखिए क्या होता है, अगर आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे किडनी के जितने भी मरीज आते हैं या आप कहीं से भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो नंबर 1 चीज ये कि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो पैरेलल चल रही होती हैं, उसमें अगर डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, बहुत सी बार एलोपैथिक दवाइयों पे निर्भरता बन जाती है क्योंकि वो दवाइयां लंबे समय से चल रही होती है। बीपी की दवाई ले रहे हो लंबे समय से ले रहे हो, शुगर की दवाई ले रहे हो लंबे समय से ले रहे हो, ठीक नहीं होती, चल रही है, मेंटेन्ड है, दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं लेकिन फिर भी शुगर बीपी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो डिपेंडेंसी हो गई उन दवाइयों की, यू आर डिपेंडेंट ऑन दोज मेडिसिन। अभी उसे एकदम से बंद नहीं कर सकते एलोपैथिक मेडिसिन को, एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, साइमल्टेनियसली आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से काम होता है, बिफोर कराओ आफ्टर कराओ, रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, कोई इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है, जो है सामने है। बबली पेशेंट का जो है सामने है, आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, आपके नियर बाय लैब है, वहां से जाके आप टेस्ट कराइए, इंप्रूवमेंट आ रही है अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन इज द की, अगर आपने डिसिप्लिन्ड वे में सब चीजों को फॉलो कर लिया, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, मेडिटेशन, सब चीजें आपको लिख कर दी जाएंगी, अगर आपने सब चीजें फॉलो कर ली तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं पेशेंट्स को जो सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब अगले मरीज के रिपोर्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा और रिपोर्ट्स हैं मरीजों के तो? रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं हमारे पास उपलब्ध, और सारे जो रिपोर्ट्स होती है ना प्रज्ञा, मैं बताना भूल गया, ये रिपोर्ट जो है ये कहाँ से कराई है इन्होंने, लाल पैथ से, बुराड़ी की लैब है लाल पैथ, वहां से कराई है। अब ये दूसरी रिपोर्ट भी लाल पैथ की है, इसलिए मैंने आपको बता दें ये लाल पैथ नोएडा की है, पेशेंट का नाम है प्रभावती, ये रिपोर्ट है 14/5/2024 की, 6.07 क्रेटिनाइन है प्रभावती का, 14/5/2024 में नोएडा से इन्होंने जांच कराई है, 6.07। और अब इन्होंने 64 वर्ष की प्रभावती
6 से क्रेटनाइन आता है 4.52 और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। यूरिया जो था वो लगभग इनका जो था 110 की रेंज में चला गया था, अब वो 77 की रेंज में आया। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 51 था, वो 37 आया, 36 आया। इसके साथ साथ फिजिकली भी जो होता है ना इंप्रूवमेंट आती है पेशेंट को। फिजिकली इंप्रूवमेंट कैसे आती है? मान लो पेशेंट को सूजन है, स्वेलिंग है पेशेंट को, तो स्वेलिंग में भी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है क्योंकि पानी इकट्ठा हो रहा होता है जब किडनी काम नहीं कर रही होती। बहुत से मरीज आते हैं सांस नहीं ली जा रही, हम लेटते हैं हमारी सांस बंद हो जाती है, हमें उठ के बैठना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेटते ही जो पानी जो भरा हुआ है ना वो लंग्स में चला जाता है। एसाइटिस, पेट में पानी भरना, और प्लूरल एफ्यूजन लंग्स में पानी भरना। तो जब वो लंग्स में पानी चला जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सी बार पेट में पानी भर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार आई के नीचे पफिनेस आ जाती है किडनी के पेशेंट्स को। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये किडनी के ही हैं। तो अगर किसी को इसी तरह की कोई भी सिम्टम, इसमें पैरों में सूजन है या इस तरह का कोई भी जगह पे सूजन आ रही है तो तुरंत सावधान हो जाइए और टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि सिम्टम नहीं आते टाइमली। इसमें सिम्टम ना आने के कारण ही सब चीजें जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाती है। अच्छा डॉक्टर पुनीत, ऐसा कई बार होता है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं वो घरेलू इलाज लेना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में कहा है कि आज इंफॉर्मेशनल वीडियो हम बता रहे हैं कि आप इधर उधर की चीजों को ना देखते हुए सही क्या चीज होगी। तो आपको क्या लगता है, और ये जो घरेलू उपचार हैं ये कितना काम करते हैं? देखिए क्या होता है आजकल ना, बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे उपलब्ध हैं और वो आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक जो डॉक्टर है वो एक प्रॉपर उस चीज की पढ़ाई करके आया है। आप उसको 4 वीडियो देख के उसका मुकाबला तो कर लेंगे, आप सीख तो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन इज गुड, लेकिन अगर आपको एक सुपरविजन चाहिए आपको कुछ करने के लिए, सिंस द बॉडी इज डिजीज्ड, अगर आप हेल्दी हैं तो आप देख लीजिए अपना यूट्यूब पे योगा देखिए और कीजिए उसको। लेकिन एक डिजीज्ड बॉडी के अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा अनजाने में ऐसा कोई स्टेप ना उठा दें जिससे पॉजिटिव तो हुआ नहीं और नेगेटिव हो जाए चीजें। बहुत सी बार मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सी जगहों पे होती है। आप देखने जा रहे हो एक चीज और बताने वाला जो है वो भी उसका ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि हर कोई इतना आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अपना चैनल बना के 4 ज्ञान बता रहा है। तो वो कितना कारगर है और वो आपके लिए कितना फायदेमंद है ये जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ के ऊपर तो ज्ञान जो डॉक्टर नहीं है वो भी दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ज्ञान दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर, तो आपके लिए वो नुकसानदेह ना हो जाए। मैं बहुत सी बार एक छोटी सी बात बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि योगा किस तरीके से करना है पेशेंट को और योगा किस तरीके से करना है एक फिट आदमी को, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे तो वो राई का पहाड़ भी बन जाती है। तो हमें बहुत सावधान रहना है और इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या क्या चीजें, मतलब आयुर्वेद को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक मिथ लोगों के बीच में ये बना हुआ है कि सिर्फ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सच में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, आप खाना खाते हो ना, वो भी आपकी जो है नेचर से बनाई हुई चीज़ों से आता है सारी चीज़ें, चाहे वो रोटी है, चपाती है, चावल है, सब चीज़ें हैं। तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन जड़ी बूटियाँ अगर खाना भी रोटी भी 2 की जगह 4 खा लो तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे। कितना खाना है, क्या खाना है, किस समय खाना है, किसके साथ खाना है, किसके बाद खाना है और किसके पहले खाना है और किस तरीके से उसका पूरा रूटीन बनाना है, ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी और आवश्यक है ना। जड़ी बूटियों से ही इलाज होता है क्योंकि नेचर पर ही डिपेंडेंस है, हम आस पास हमारे नेचर ही है ना। कौन सा जानवर जाता है केमिकल वाली दवाई खाता है और ठीक हो जाता है, और कितने जानवर हैं जो अपने नेचर के द्वारा इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होते। आप आसपास देखिए, हमने अपने आसपास केमिकल का जंजाल बिछा लिया है, जहां पे देखेंगे वहां केमिकल है। बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ों के यूज करने की चीजों में सब जगह प्लास्टिक और केमिकल भरा पड़ा है। आज से पहले ऐसा नहीं था, ये आज की स्थिति गंभीर है और हमें आवश्यकता है कि हम इन सब चीजों से दूर होकर मदर नेचर के पास दोबारा आए, प्रकृति की तरफ आए और
प्रकृति की से जो लाभ मिलेगा उस लाभ का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये तो अभी रिपोर्ट्स की बात हुई, अब इसके बाद भी कोई रिपोर्ट है जो आफ्टर और बिफोर में काफी फर्क आया हो? बहुत सी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। हमारा यूट्यूब चैनल है कर्मा आयुर्वेदा के नाम से, वहां पे आप जाके देखिए, मोर देन 1000 वीडियोस मिलेंगी। उस वीडियोस के अंदर जाके देखेंगे, वीडियोस के अंदर सारे पेशेंट जो होंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट आई है। अलग अलग पेशेंट, अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग लोकेशन। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा केस आया है आज तक जो होम रेमेडीज इस्तेमाल करके आए हों और चाहते हैं कि अब ट्रीट किया जाए हमें आयुर्वेदिक तरीके से? हाँ, बहुत से पेशेंट आते हैं। देखिए, होम रेमेडीज में नुकसान नहीं है अगर आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन में कर रहे हैं और आप करिए उसमें। और अगर आप नहीं भी आने के संभव तो होम रेमेडीज लिए सुपरविजन जरूरी है। कोई भी आगे कुछ भी बता रहा है और आपने फॉलो कर लिया, आप उससे प्रभावित हो गए 4 बातों से, और 4 बातें उसने ऐसे बोल दी 4 वीडियोस में देखकर, और आप प्रभावित हो गए, आपने 5 ही बात फॉलो कर ली, बट सिंस दैट पर्सन इज नॉट डॉक्टर, अगर कोई भी ऐसा है तो होम रेमेडीज से बचना है, बिल्कुल, और डॉक्टर की सुपरविजन में करना है। बिल्कुल। और बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं और आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा, कोई टिप जो अब वो घर पे रह के फॉलो कर सकते हैं? पानी को बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना। पानी को घूट घूट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है, घटाघट नहीं पीना। इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए हमेशा। और मैं उम्मीद करता हूँ जब हम बैठ के पानी पीते हैं तो पानी डाइजेस्ट आराम से होता है। पानी भी डाइजेस्ट होता है। बहुत से लोगों को भ्रम होता है पानी डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये पानी जब हम बैठ के पीते हैं ना तो वो पैरों में नहीं जाएगा। किडनी पेशेंट के लिए तो है ही है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं और लगातार होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन जाकर सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, तो प्लीज जिन सावधानियों को इस पूरे प्रोग्राम में साक्षात्कार के दौरान बताया गया है उन्हें जरूर अपनाइए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।